माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। फिक्स प्रीपोजिशन की सीरीज हम लोग करके चल रहे हैं और आज तक हम लोगों ने 4 सेशन कर लिए हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन का सेशन 5 और एक सेशन आपको मिलेगा 6 और एक मिलेगा आपको फ्रेजल। 2 सेशन और बाकी रह गए हैं। बाकी फिक्स प्रीपोजिशन में जितना भी इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन हैं वो सारे के सारे हम लोग कर चुके हैं। इस 5वें वाले के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि इसमें आपको जो प्रीपोजिशन मिलेगा वो कई सारे वर्ड्स के साथ एक ही मिलेगा, इकट्ठा लगाने के लिए मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा, एक दो इधर एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, देखिए। जैसे यहाँ लिखा है ना रिग्रेट। रिग्रेट मतलब होता है पश्चाताप करना, रिपेंट मैंने पश्चाताप करना, रिमोर्स मैंने पश्चाताप करना, एटर्न मैंने पश्चाताप करना। तो यहाँ आपको एक काम और बन जाएगा ना, साइनोनियम का काम बन जाएगा। ये देखो सारे 4 के चारों वर्ड साइनोनियम है और इन सब के साथ क्या लगता है, फॉर लगता है। ऐसे ही एक दो वर्ड और इधर आके देख लो। जैसे यहाँ पे देख लो, फेथफुल और लायर का देख लो। फेथफुल का मतलब वफादार, लॉयल का मतलब वफादार और सिंसियर का मतलब वफादार या निष्ठावान। जब हम किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठावान होते हैं तो इन सब में 3 के तीनों एक दूसरे के सैनोनियम भी हैं, डायरेक्ट सैनोनियम है। फेथफुल, लॉयल, सिंसियर सैनोनियम भी है और इनके साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे एक और देख लो, सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। डिपेंड का मतलब होता है ना किसी पर निर्भर करना। रिलाई का मतलब भी वही होता है, किसी के ऊपर डिपेंड करना, निर्भर करना या बिलीव करना। और रेस्ट का मतलब भी होता है उसी पर टिका हुआ, डिपेंड करना। इन दोनों के साथ ऑन या अपान चाहे जो लगा दो, दोनों में से दोनों लागू होती हैं। अपान बड़ा फॉर्मल हो जाता है और ऑन जो है इनफॉर्मल है, ठीक है। तो इसी तरह के प्रीपोजिशन आज आपको मिलेंगे, एक ही चीज़ से मिलते जुलते ढेर सारे वर्ड के लिए एक चीज़, ठीक है। जैसे ये 9वें नंबर पर देख लो, एक एग्जाम्पल के तौर पर। बैड मतलब होता है ना खराब, किसी काम में खराब। देखो गुड मने अच्छा हो गया, क्लेवर मने अच्छा हो गया, एडेप्ट मने होता है कार्यकुशल, प्रोफिशिएंट का मतलब कार्यकुशल, इफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, एडेप्ट, क्लेवर, गुड। ये होता है ना कोई कार्य करने में अगर आप एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छे हो, तो क्या लगाओगे, इनके साथ एट लगाओगे। अगर आप उस काम में अच्छे नहीं हो, बैड हो, तो भी आप एट लगाओगे। तो इतने सारे वर्ड्स के साथ एक साथ इकट्ठा। गुड एट मैंने पिछली बार वाले सेशन में आप लोगों को समझाया था और इस बार हमने इसी से रिलेटेड 4-5 उठा लिए हैं एक साथ में, ठीक है। तो अब की बार जो आप लोगों को प्रीपोजिशन मिलेगा वो एक वर्ड के साथ एक नहीं मिलेगा, बल्कि एक जैसे ढेर सारे वर्ड। जैसे टू बता रहे हैं तो एक बार में उस जैसे कितने वर्ड हैं जिनके साथ टू लगाना होगा। तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा आपको और इकट्ठा हो जाएगा। फ़ायदा प्रीपोजिशन का भी होगा और वोकैब का भी होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग अपना सेशन आज से। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसके पहले के सेशन अगर आप लोगों ने नहीं देखे हों तो वो सेशन देख लीजिए, क्योंकि उन सेशंस की भी ज़रूरत है। ऐसा ना सोचना कि हम 5वां कर लेंगे तो हमारे बाकी सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो जो नहीं देखे हो पीछे वाले सारे सेशन देख लो। एक वाला डिलीट हो गया था किसी कारणवश, उसको मैंने फिर से अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो वो देख लो और जो कन्वेंशनल प्रीपोजिशन पढ़ाए हैं वो भी देख डालो। सारे के सारे 20-22 लेक्चर के करीब हो गए हैं प्रीपोजिशन में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग। और पहले क्वेश्चन में देखो आपको इसमें कंसेप्ट के साथ एग्जाम्पल दोनों साथ साथ मिल रहा है। जैसे ओपन और क्लोज 2 वर्ड होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ओपन का मतलब किसी के लिए दरवाजे खुले रखना और किसी के लिए दरवाजे बंद रखना, क्लोज। दोनों के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाओगे, टू लगाओगे। जैसे मान लो किसी ने आपको घर से निकाल दिया, ठीक, आपने कोई गलती की, तो किसी ने कहा कि आज के बाद मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे के लिए हमेशा के लिए बंद हैं, तो फिर क्लोज के लिए भी टू लगेगा। और अगर कोई कहता है कि तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, तो अगर खुले हैं तो भी टू लगाओगे और बंद हैं तो भी टू लगाओगे। ओपन और क्लोज दोनों के साथ क्या लगाना है, टू लगाना है। आई थिंक अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं, ठीक है। डोर्स ऑफ माई हाउस आर ऑलवेज ओपन डैश यू एंड योर फैमिली। मेरे घर के दरवाजे आपके और आपके परिवार के लिए हमेशा खोले हैं। तो ओपन के बाद हम लोग स्पेशली ओपन के साथ क्या लगाते हैं, टू। अगर यहाँ क्लोज लिखा होता कि तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं, तभी टू ही लगता। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ओपन क्लोज चाहे जो भी हो उसके साथ क्या लगाओगे, टू लगाओगे। और ये रहा आपका ऑप्शन सी हो गया, ठीक है।
अब दूसरे पे आ जाओ, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, दो वर्ड हैं, ट्रू और फॉल्स, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ट्रू का मतलब सच होना और फॉल्स मतलब झूठ होना। ठीक है, सच्चा और झूठा। तो अब सच और झूठ दोनों के साथ ही टू लगता है। ठीक है, आज वाले में टू का यूज कुछ ज़्यादा ही है। तो अगर आप अपने वादे के सच्चे हैं तब भी टू लगेगा, अपने वादे के कच्चे हैं मतलब झूठे हैं तब भी टू लगेगा। तो ट्रू और फॉल्स दोनों के साथ टू लगाना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो कैसा दिया हुआ है। एवरी वन ऑफ अस शुड बी ट्रू डैश आवर वर्ड। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को अपने वादे का पक्का होना चाहिए। ठीक, वादे के पक्के हो तो भी होगा ट्रू टू वर्ड, अगर वादे के कच्चे हो तो भी क्या होगा, फॉल्स टू वर्ड। तो ट्रू लगाओ फॉल्स लगाओ, दोनों के साथ क्या लगाना होगा, टू लगाना होगा। तो ट्रू के बाद टू लगेगा। देखो फिर से ऑप्शन क्या हुआ, सी हुआ। अगर यहाँ फॉल्स लिखा होता लेकिन तब शुड ना लगता, क्योंकि तब बात गलत हो जाती, इसलिए ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हम कहें कि एवरी वन ऑफ अस शुड बी फॉल्स टू आवर वर्ड, तो ये बात गलत हो जाती है ना। एग्जाम्पल भी थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए, एक नॉनसेंस एग्जाम्पल नहीं बनाए जाने चाहिए। ठीक है, तो अब आ जाओ यहाँ पे, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। तो हमारा तीसरा क्या है, अलॉट। अलॉट करना मतलब क्या होता है, किसी को कोई चीज़ आवंटित करना। अलॉट हो गया, असाइन हो गया, असाइनमेंट वगैरह मिलता है, आप लोग जानते ही हो। तो किसी को हम जितना काम अलॉट कर देते हैं या जो कितना किसी को काम असाइन कर देते हैं, तो अलॉट और असाइन के साथ दोनों के साथ क्या लगाना होगा, टू लगाना होगा। ठीक, अगर आपने कोई काम, कोई टास्क, कोई असाइनमेंट किसी को अलॉट किया है, किसी को साइन किया है, या खेत वगैरह है वो किसी को आप अलॉट कर दे रहे हैं, तो अलॉटेड टू, दिस प्लॉट वाज अलॉटेड टू यू, ऐसे कर दिया जाता है। अलॉट और असाइन के बाद टू लगाओगे। तो एग्जांपल देखो, द टास्क हैज बीन असाइंड डैश ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास। इस क्लास के हर एक स्टूडेंट को उसका असाइनमेंट अलॉट कर दिया गया है, असाइन कर दिया गया है टास्क सबका। तो असाइंड के साथ क्या लगाओगे, हमेशा टू लगाओगे। अगर ये असाइंड की जगह पर अलॉटेड लिखा होता, ठीक है, अलॉटेड लिखा होता तब भी टू ही लगता, दोनों के साथ, दोनों की मीनिंग सेम है। ठीक, अगर कहीं साइनोनियम पूछ लिया अलॉट का तो असाइन लगा दो। ठीक है, तो दोनों साइनोनियम है, अलॉट और असाइन दोनों के साथ क्या लगाना है, टू लगाना है। ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे लिखा है पावर या कंट्रोल। मतलब क्या हुआ, जैसे दोनों के लिए करीब करीब साइनोनियम ही है। जैसे कहें कि उसका अपने बच्चों पर कोई अधिकार नहीं है, मतलब उसके बच्चे से डरते नहीं, अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं है। तो इस तरह की हम कहेंगे कि उसका अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं है या उस पर कोई पावर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल या पावर यूज करते हैं। जैसे हम कहेंगे ही हैज़ नो पावर, ही हैज़ नो पावर डैश हिज स्टूडेंट्स या हिज चिल्ड्रन। तो क्या करोगे, कंट्रोल या पावर के लिए क्या यूज करते हो, ओवर यूज करते हो। ऑन मत लगाना। ही हैज़ नो राइट या ही हैज़ नो कंट्रोल ऑन हिज सन ऑन हिज चिल्ड्रन नहीं होगा। ही हैज़ नो पावर ऑन हिज स्टूडेंट्स नहीं होगा, ओवर होगा। ठीक है, नो कंट्रोल, नो पावर या कंट्रोल या मच पावर मच कंट्रोल लगाओगे तब भी ओवर यूज करोगे पावर या कंट्रोल के साथ में। एग्जाम्पल देखो, इट इज वेरी डिस्गस्टिंग दैट शी हैज़ नो कंट्रोल डैश हर चिल्ड्रेन। ये बड़ी डिस्गस्टिंग बात है, बड़ी निराशाजनक बात है, उसका अपने बच्चों पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल के साथ क्या यूज करोगे, ओवर यूज करोगे। ठीक, ऑप्शन कौन सा हुआ, ये बी वाला। क्लियर हो गई बात। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, यहाँ है, यही मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था। रिग्रेट मैंने पश्चाताप, रिपेंट मैंने पश्चाताप, रिमोर्स मैंने पश्चाताप, एटर्न मैंने पश्चाताप, और एक वर्ड और है एम्बैरस होता है। एम्बैरस आप जानते हैं, EMBARRASS, एम्बैरस। इसका मतलब भी होता है पश्चाताप करना। तो एम्बैरस के साथ भी, इसके साथ भी वही फार लगेगा। ठीक है, तो ये इतने सारे वर्ड हैं। अब देखो यहाँ लिखा हुआ, आई एम श्योर दैट वन डे यू विल रिग्रेट डैश व्हाट यू हैव डन। मुझे यकीन है कि एक दिन आप पश्चाताप करोगे, जो कुछ भी किए हो उस पर आप एक दिन पश्चाताप करोगे। तो रिग्रेट के बाद हमेशा जिस पर हम पश्चाताप करते हैं क्या लगाते हैं, फॉर। इसीलिए होता है कि जब किसी चीज़ के लिए हम सॉरी होते हैं तो सॉरी के साथ भी क्या यूज किया जाता है, सॉरी फॉर। ठीक है, हमें जिस चीज़ के लिए दुख होता है, रिग्रेट, रिपेंट, रिमोर्स, टर्न, एम्बैरस, सॉरी, इन सब के साथ फॉर यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा आपका छठा कंसेप्ट। अब इसमें क्या दिया हुआ है, फेथफुल। फेथफुल को मतलब अभी बताया था मैंने कि जब हमारी किसी के प्रति वफादारी या निष्ठा होती है। फेथफुल है, लॉयल है, सिंसियर है, तीनों साइनोनियम है। और इन सब जिसके प्रति आप होंगे उसके लिए क्या लगाओगे, टू लगाओगे। ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ दिस ऑफिस आर फेथफुल डैश देयर
मास्टर। इस ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज अपने मालिक के प्रति बहुत फेथफुल हैं, तो फेथफुल के साथ क्या लगा दो, टू लगा दो। ऑप्शन कौन सा हो गया, सी वाला हो गया। ठीक है, अब ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि डिपेंड, रिलाई, रेस्ट। डिपेंड का मतलब होता है किसी पर हम निर्भर करते हैं, जैसे हम कहें ऑल हिज रेपुटेशन डिपेंड्स ऑन हिज क्वालिटी, रिलाई ऑन हिज क्वालिटी, या रेस्ट ऑन हिज क्वालिटी। तो ये चीज़ होती है। तो ऑन अपान चाहे जो लगाओ, अपान ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है। अब स्टेटमेंट देखना, सक्सेस ऑफ अ स्टूडेंट इन हिज कैरियर। देखो एकदम जेन्युइन बात कहा हूँ, किसी भी स्टूडेंट की अपने कैरियर में जो सक्सेस होती है ना, वो चीफली डिपेंड्स, मुख्य रूप से किस पर डिपेंड होती है, डिपेंड्स डैश द कंसिस्टेंसी ऑफ हिज वर्क, उसके काम की कंसिस्टेंसी। आज आप 6 घंटा पढ़ लिए, कल 1 घंटा पढ़ लिए, परसों आप 9 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद 1.5 घंटा पढ़ लिए, ये नहीं, कंसिस्टेंसी। आप 10 घंटा ना पढ़ो, आप 6 घंटा रोज़ पढ़ो, डेली 6 घंटा। अब 6 का 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, लेकिन नहीं तो पता लगा खरगोश की तरह एक दिन तो आप 80 की स्पीड में उड़े, दूसरे दिन 10 की स्पीड में उड़ रहे हैं, एक हफ्ता मार तोप उखाड़ दिए, उसके बाद एक हफ्ता गायब हो गए, पढ़ ही नहीं रहे। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। अब लगाते रहो, ऐसे 5वर्षीय और 10वर्षीय योजना बनती रहेगी, होना कुछ नहीं है। फिर आप चाय की दुकान पे बैठ के लोगों को सलाह दिया करिएगा। ठीक है, ये एकदम जेन्युइन लाइन है, मेरे दिल से निकली हुई लाइन है कि किसी भी स्टूडेंट की अपने कैरियर में जो सक्सेस होती है ना, वो उसके काम की कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करती है। तो ये मैंने वहाँ वर्ड यूज किया है डिपेंड्स, और डिपेंड्स के लिए आप क्या लगाओगे, ऑन या अपॉन लगाओगे, और ये रहा आपका ऑप्शन ए। ठीक, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ये ऑन लगेगा। मेरी बात से आप सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, इससे मुझे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपको समझ में आई बात तो ठीक है, अच्छी ही है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में, शिवर। शिवर का मतलब क्या होता है, कांपना। ट्रम्बल का मतलब क्या होता है, कांपना। ठीक है, और एक होता है ट्रिमर। ठीक है, ट्रिमर होता है, लेकिन वो भूकंप वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए उसको मैंने यहाँ पर नहीं यूज किया है। तो शिवर का मतलब होता है कांपना, और ट्रम्बल माने कांपना। किससे कांपते हैं, अब फियर डर से कांप रहे हों, फीवर बुखार से कांप रहे हों, एंगर गुस्से में कांप रहे हों, किसी से भी डर से, बुखार से, गुस्से से, किसी भी चीज़ से कांप रहे हो, तो अगर आप कांप रहे हो तो आपको क्या लगेगा, उसके साथ में विद यूज किएगा। शिवरिंग विद फीवर या ट्रेम्बलिंग विद फीवर, शिवरिंग विद फियर या ट्रेम्बलिंग विद फियर, शिवरिंग विद एंगर या ट्रेम्बलिंग विद एंगर। तो यहाँ क्या लिखा है कि ही वॉज ट्रेम्बलिंग डैश फियर। कोई बच्चा है वो डर के मारे कांप रहा था। क्यों कांप रहा था, When his father caught him smoking। अब सोच लो, चाहे जितने बड़े हो, चाहे जितने बड़े घाघ हो तुम, अगर कहीं स्मोकिंग कर रहे हो, पापा सामने आ गए या बाप सामने आ गया, तो समझ लो पैंट के अंदर घुटने कांपना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो वो कैसे डर के मारे कांपना शुरू किया, क्या हो गया यहाँ पे, ट्रेम्बलिंग विद फियर। तो यहाँ क्या लगेगा, ये विद लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, कंसेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल दिया हूँ इस बार। तो ये वाला सेशन कैसा लग रहा है वो हमको बताना। ऐसे ज़्यादा ठीक रहता है, या पूरा कंसेप्ट पढ़ा देने के बाद क्वेश्चन देना ठीक रहता है, या पूरा क्वेश्चन पढ़ा देने के बाद कंसेप्ट देना ठीक रहता है। मैंने आपको तीनों तरह से पढ़ाया है। अब ये जाओ, ये एक थोड़ा सा अलग मैंने यहाँ पे आजमाया है, बताना तुम लोग कि इसमें से कौन वाला बेस्ट मेथड था। ठीक है, अब 9th में आ जाओ, बैड की बात करो। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने में ख़राब है, जैसे मान लो मैथमेटिक्स लगाने में ख़राब है, वो खाना बनाने में ख़राब है, तो कहोगे ही इज़ बैड एट कुकिंग, बैड एट कुकिंग, ही इज़ बैड एट ड्राइंग, तो बैड के बाद भी एट लगाओगे। अच्छा है ड्राइंग में तो भी, क्लेवर है तो भी, एडेप्ट है तो भी, प्रोफिशिएंट है तो भी, एफिशिएंट है तो भी, स्किल्ड है तब भी। और वर्ड इसमें आ सकते हैं ना, स्किल्ड आ सकता है, स्किल्ड मतलब हो गया ना किसी काम को करने में कुशल, इफिशिएंट भी आ सकता है इसी में। सबके साथ क्या लगाओगे, जब कोई काम करने में आप कुशल हो तो एट लगाओगे, और नहीं आता है तो भी एट लगाओगे, ये काम के लिए लगेगा। ठीक है, तो क्या लगाओगे, माई फ्रेंड इज क्लेवर डैश कन्विंसिंग हिज क्लाइंट्स विद इन मिनट्स। मेरे एक मित्र हैं, वो किसी भी क्लाइंट को मिनटों में, बस थोड़ी कुछ मिनट बात कर लीजिए तो बस हो गया उनका मुरीद। तो क्लेवर के साथ क्या लगाओगे, एट लगाओगे, क्योंकि वो कोई काम करने में बहुत ही माहिर है। ठीक है, बैड होता तब भी एट ही लगता। अब 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। वर्स्ट का मतलब भी वही होता है जो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, गुड एट या क्लेवर एट।
तो वर्स्ड का मतलब भी वही होता है, आप किसी काम को करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। तो वर्स्ड है, एक्सपर्ट है, एक्सल यही एक्सीलेंट से बना हुआ, इसी से बना है एक्सीलेंट। जीनियस है, अकम्प्लिश्ड हैं। तो अगर ये लगा रहे हो किसी का काम को करने में तो क्या यूज करना है इसके साथ, एन यूज करना, ठीक है, इन यूज करना। तो कौन कौन से हो गए, दोनों एक बार देख लीजिए आप। यहाँ पर क्या दिख रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ दोनों आपको दिखा दूँ तो ठीक है। यहाँ देखो, ये आपके सामने ऐसे स्क्रीन पर मैंने कर दिया है, आप देख सकते हो कि बैड, गुड, क्लेवर, एडेप्ट, प्रोफिशिएंट के साथ एट लगा है, वर्स्ट, एक्सपर्ट, एक्सल, जीनियस, अकम्प्लिश के साथ इन लगा है। ध्यान रखना। और इसे ज़्यादातर क्वेश्चन तो गुड के साथ ही पूछा गया है फिलहाल अभी तक, लेकिन आप ये जानते पूरा रहिए, नोट कर लीजिएगा। हालांकि मैं इसका PDF भी दे दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ आ जाओ। अ फ्रेंड ऑफ माई सन इज वेल वर्स्ड डैश कंपोजिंग पोएम्स ऑन एनी सब्जेक्ट एट एनी टाइम। तो हमारे बेटे का एक दोस्त है जो किसी भी समय किसी भी टॉपिक पर तुरंत खड़े खड़े पोएम बना सकता है। उसको हिंदी में कहते हैं आशु कवि। आशु कवि का मतलब खड़े खड़े तुरंत कविता बना दे। तो ऐसे में क्या करते हो, वर्स्ड इन, ऐसे क्या लगाओगे, वर्स्ड इन होता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में क्या दिया हुआ है, इसमें का एक आप लोगों ने सेशन 4 में पढ़ रखा है। तो यहाँ देखो, पोलाइट का मतलब क्या होता है, विनम्र, दयालु। और काइंड का मतलब क्या होता है, ये भी दयालु। तो पोलाइट और काइंड एक हो गया। अब ये अनकाइंड क्या होगा, क्रूएल हुआ, क्रूएल हुआ, कैलस मतलब क्रूएल हुआ, ब्रूटल मतलब क्रूअल हुआ। ये चारों क्या हो गए, एक दूसरे के साइनोनियम हो गए। यहाँ से दो हिस्से में बांट दो, ये क्या हो गए, नेगेटिव, और ये दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव, ठीक है। काइंड का अपोजिट, ये सारे के सारे, ये काइंड है और बाकी ये सारे क्या हो गए, उसके अपोजिट हो गए। तो काइंड हो या अनकाइंड हो, क्रूएल हो, कैलस हो, ब्रूटल हो, ये सारे साइनोनियम हो गए। इनके साथ भी आप क्या लगाओगे, टू यूज करोगे। बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ लिखा, वी मस्ट नॉट बी क्रूएल डैश एनिमल्स फॉर आवर सेल्फिश एंड। फॉर आवर सेल्फिश एंड मतलब अपने स्वार्थ के लिए हमें जीवों के प्रति, जानवरों के प्रति निर्दयी या क्रूर नहीं होना चाहिए। तो क्रूएल के साथ क्या लगाओगे आप, टू लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ मान लो क्रूएल के अलावा कोई और वर्ड यूज किया गया होता, सपोज करो यहाँ क्रूएल की जगह अनकाइंड लिखा होता या कैलस लिखा होता, ब्रूटल लिखा होता, तब भी टू ही लगाते। अगर यहाँ नॉट हटा के काइंड लिख दिया होता तो भी हम टू ही लगाते, ठीक है, समझ गए। अब आ जाओ 12 पे, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। सिमिलर का मतलब क्या हुआ, उसी के जैसा, और अपोजिट आ जाओ, कॉन्ट्रेरी और अपोजिट आ गया, ठीक है। सिमिलर अलग हो गया और कॉन्ट्रेरी अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक। अगर बगल में देखा जाए तो ये साइनोनियम होंगे, कॉन्ट्रेरी और अपोजिट एक दूसरे के साइनोनियम है, लेकिन अगर इसको सिमिलर से कंपेयर करोगे तो अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलर हो तो भी, कॉन्ट्रेरी हो तो भी, अपोजिट हो तो भी, इन तीनों के साथ प्रीपोजिशन क्या यूज करोगे आप, तीनों के साथ लगाओगे टू। तो यहाँ लिखा है, सिमिलर डैश हिज एल्डर ब्रदर रोहन आल्सो वांट्स टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। तो सिमिलर के साथ क्या लगाओगे, सिमिलर टू। या लिखा होता कॉन्ट्रेरी तो कॉन्ट्रेरी टू, अपोजिट लिखा होता अपोजिट टू हिज एल्डर ब्रदर, कॉन्ट्रेरी टू हिज एल्डर ब्रदर, या सिमिलर टू हिज एल्डर ब्रदर, चाहे जो लगाओ आप टू ही लगाओगे। अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 में क्या है, इंडल्ज है, इन्वॉल्व है। तो इंडल्ज मतलब भी होता है ना किसी काम में लिप्त होना, किसी काम में शामिल होना, लीन होना। आप लिप्त और लीन दोनों कर सकते हैं। अगर इस काम में लिप्त हैं या इस काम में अगर आप लीन हैं तो दोनों लग सकता है। तो लिप्त हो चाहे लीन हो, क्या लगेगा, इन लगेगा। दोनों की दोनों कंडीशन में क्या लगा, इन लगा। इंडल्ज इन या इन्वॉल्व, दोनों के साथ इन। अब आ जाए, When we reached there, जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि she was indulged at her studies, तो अपनी पढ़ाई में लीन थी, डूबी हुई थी। तो क्या लगेगा यहाँ पर, एकदम जाहिर सी बात है इन लगाओगे। आपका ये रहा आंसर बी वाला, ठीक है। अब आ गया जो क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 14 क्या कह रहा है कि देखो, एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या या जलन, एनवीएस का मतलब ईर्ष्यालु। एनवी नाउन है और ये क्या है, एडजेक्टिव है। जील क्या है, नाउन है, जेलस क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एक नाउन एक एडजेक्टिव, एक नाउन एक एडजेक्टिव, लेकिन है दोनों के दोनों क्या, ईर्ष्या या जलन के लिए लगे हुए हैं, ठीक है।
एनवी और झील एक दूसरे के साइनोनियम होंगे, एनवीएस और जेलस एक दूसरे के साइनोनियम होंगे, ईर्ष्यालु जलनखोर। तो अब जिससे ईर्ष्या करेंगे उसके लिए क्या लगाएंगे? ऑफ। सुनने में तो फ्रॉम अच्छा लगेगा, लेकिन लगेगा क्या यहाँ पर? ऑफ, एनवीएस ऑफ, ठीक है, किसी पर्सन से या किसी थिंग से। तो एग्जाम्पल में क्या क्वेश्चन है कि इट इज़ माई हम्बल एडवाइस, ये मेरी विनम्र सलाह है कि यू शुड नॉट बी जेलस दैट सक्सेस ऑफ योर ब्रदर, कि तुम अपने भाई की सफलता से ईर्ष्या मत करो। तो जेलस के बाद क्या लगना है? ऑफ। अगर इस जेलस की जगह एनवीएस लगा होता तो भी क्या लगाते? ऑफ लगाते। ठीक है, दो बात हो गई। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15 में जरा इनसे भी निपट लो भाई। फिर एक झील लिखा है। अच्छा, दोनों झील आपको दिखा दें, अगर स्क्रीन पे एक साथ आ सकता हो तो नहीं हो पाएगा, तो मैं यहीं आपको दिखाता हूँ ये दोनों झील एक साथ लिख करके, ठीक है। तो देखिए, इस झील में और जो थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे उस झील में क्या फ़र्क है? ये है झील और वो है झील। एक में ZEAL है, एक में JEAL है। तो जिसमें Z होगा, Z वाले का मतलब होता है ना जोश, उत्साह, और इस झील का मतलब क्या हो जाएगा? ईर्ष्या हो जाएगा। आप समझ गए एक वर्ड से कितना फर्क पड़ेगा? Z वाला झील होगा तो जोश या उत्साह, और J वाला झील होगा तो ईर्ष्या या जलन होगी। अब देखो, अब यहाँ पे फर्क क्या होगा कि J वाले में झील में क्या लगा था? ऑफ, और Z वाले झील में क्या लगेगा? फॉर। ये भी प्रीपोजिशन का भी फर्क है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क समझना, कहीं यही गड़बड़ ना कर बैठे कि वो Z वाला है कि J वाला है। अब आगे आ जाओ, देखते हैं। झील क्या है? नाउन है, ठीक है। एंथुजियाज्म क्या है? नाउन है। पैशन क्या है? नाउन है। एम्बिशन क्या है? नाउन है। और जेलस क्या है? ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और पैशनेट, पैशन की जगह क्या होता है? पैशनेट, या एम्बिशन की जगह होता है एम्बिशस, तब ये क्या हो जाते? एडजेक्टिव हो जाते। तो चाहे जो लगाए हो, झील जेलस लगा हो, झील जेलस दोनों दे ही दिया हूँ। एंथुजियाज्म या एंथुजियास्टिक होता, पैशन या पैशनेट होता, ठीक है। रुको, मैं ऐसे फिर से बता दे रहा हूँ इसको। झील के साथ जेलस लिखा ही है, एंथुजियाज्म या एंथुजियास्टिक होता, पैशन या पैशनेट होता, एम्बिशन या एम्बिशस होता, चाहे जो होता। तो अब लगाएंगे क्या इसके साथ? फॉर। अब एग्जाम्पल देखो, यू कैन नॉट स्टॉप हर बिकॉज शी हैज़ अ पैशन डैश नेम एंड फेम। आप उसको रोक नहीं सकते, कोई उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर नाम और फेम, मतलब नाम और यश, इसका जुनून चढ़ा हुआ है। तो पैशन क्या होता है? जुनून होता है, ठीक। ये छोटा मोटा जोश नहीं है, ये जुनून है, ये पागलपन की हद तक ले जाता है, ठीक है। तो पैशन फॉर होता है, ठीक। जैसे भगत सिंह को देश की आज़ादी का पैशन था, जोश नहीं था, जुनून था, ये पागलपन की हद तक ले जाएगा, तभी कोई हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक्वेंटेड और फेमिलियर। एक्वेंटेड मतलब परिचित, जान पहचान का, फेमिलियर मतलब, अब ये साइनोनियम है दोनों एक दूसरे के। अगर एग्जाम में आ गया फेमिलियर का साइनोनियम, तो नोन, फेमिलियर, एक्वेंटेड, इन सब के साथ क्या लगा? ये सब साइनोनियम हो जाएंगे। इनके लिए प्रीपोजिशन क्या लगेगा? विद। क्वेश्चन हो, आई एम सॉरी टू से दैट, आई एम सॉरी टू से, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, बट आई एम नॉट एक्वेंटेड एज एनी ऑफ यू, पर मैं आप में से किसी को भी पहचानता नहीं हूँ। तो क्या लगाओगे? विद। आई एम नॉट एक्वेंटेड विद एनी ऑफ यू, किसी से मेरी जान पहचान नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। क्या लिखा है? लेम लिखा है, ब्लाइंड लिखा है और डेफ लिखा है। अच्छा, इसको फर्स्ट वाले में हमने आप लोगों को ब्लाइंड वाले पे कुछ पढ़ाया था कि ब्लाइंड के साथ कुछ प्रीपोजिशन लगते हैं। तो ब्लाइंड में क्या क्या पढ़ाया था? आपको पढ़ाया था ब्लाइंड ऑफ पढ़ाया था, ब्लाइंड इन पढ़ाया था, ब्लाइंड विद पढ़ाया था और ब्लाइंड टू पढ़ाया था। तो मैंने कहा था कि एक आंख का काना होता है तो ऑफ लगेगा, दोनों आंखें, या लेफ्ट या राइट आई खराब है तो इन लगता है, दोनों आंखें खराब है तो विद, और आंखें होती हैं फिर भी आदमी अनदेखा करता है तो टू लगता है। अब की बार यही कंसेप्ट अलग अलग वर्ड्स के साथ है, ब्लाइंड को लेकर के नहीं। अब की बार क्या? लेम का मतलब हुआ कोई आदमी का एक पैर खराब होता है तो लेम हो गया, ब्लाइंड हो गया, या डेफ का मतलब क्या हुआ? कान खराब हैं। तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं? ऑफ यूज करते हैं। अ बॉडी पार्ट मतलब हमारे शरीर का कोई एक हिस्सा, जैसे पैर खराब है, आँख खराब है,
कान खराब है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। द ओल्ड मैन वॉज डेफ डैश एन ईयर, तो बूढ़े आदमी का एक कान बह रहा था, एक कान बह रहा था तो क्या करोगे, डेफ ऑफ वन ईयर, उसको एक कान से नहीं सुनाई देता था तो ऑफ लगा लिया। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक है, 18 क्या कह रहा है जी, देखो 18 कह रहा है कि ब्लाइंड या डेफ के साथ टू भी हम लोग लगाते हैं। ठीक, किसके, ब्लाइंड और डेफ के साथ टू भी लगाते हैं, लेकिन तब जब कोई आदमी किसी के एक्शन के प्रति ब्लाइंड या डेफ होता है, वो आंखें नहीं, एक्चुअली आंखें और कान नहीं खराब है, यहाँ ब्लाइंड और डेफ के साथ हम टू लगा रहे हैं। कब, जब हम अनदेखा या अनसुना कर रहे हैं। तो दो चीज़ें आपने देखी ब्लाइंड और डेफ के साथ। ठीक है, मैं फिर लिख दे रहा हूँ, ब्लाइंड और डेफ के साथ में दो चीज़ें लग रही हैं। क्या लग रही हैं, एक ब्लाइंड डेफ ऑफ हो गया और एक ब्लाइंड डेफ टू हो गया। तो ब्लाइंड डेफ ऑफ का मतलब क्या हुआ, ही इज़ ब्लाइंड ऑफ एन आई, ही इज़ ब्लाइंड ऑफ एन ईयर। ठीक है, एक कान से बहरा है, एक आँख से काना है तो ऑफ लगा दोगे। लेकिन आंखें हैं, देखता है पर देख के अनदेखा करता है तो ही इज़ ब्लाइंड टू, और ही इज़ डेफ टू, अगर सुन के भी अनसुना करता है, कान सही है लेकिन अनसुना करता है तो डेफ के साथ टू लगाओगे। तो ये सिचुएशन हो गई। अब यहाँ देखो, माई बॉस वॉज डेफ डैश माई रिक्वेस्ट देयरफॉर ही डिड नॉट ग्रांट मी लीव फॉर अ सिंगल डे। ठीक है, मेरे बॉस से मैंने बार बार रिक्वेस्ट की पर मेरे रिक्वेस्ट को उसने अनसुना किया। तो डेफ, कान नहीं खराब है, उनको सुनाई दे रहा है लेकिन सुन के अनसुना कर रहे हैं तो क्या लगाओगे, टू लगाओगे ऐसे में। अब आ जाओ 19 नंबर पे। तो देखो 19 में क्या करें, सर्टेन और श्योर के साथ क्या लगाओगे, ऑफ। ये पहले भी हो चुका है, तो मैंने श्योर वाला बताया था। जब हमें किसी चीज़ का पक्का यकीन होता है, पूरा यकीन होता है, तो हम श्योर सर्टेन के साथ क्या लगाओगे, ऑफ। तो वी आर श्योर ऑफ योर सक्सेस इन ICS 2022। ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो मुझे 2022 में ICS में तुम्हारी सफलता पूरी तरह से पूरा यकीन है, तो आई एम श्योर ऑफ योर सक्सेस। क्या लगेगा, श्योर ऑफ। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है कि कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, नफरत होती है किसी से। ये है हेट्रेड, मतलब नफरत होती है। ये है डिसलाइकिंग। तो कंटेम्प्ट, हेट्रेड और डिसलाइकिंग तीनों क्या हो गए, एक दूसरे के साइनोनियम हो गए। और लाइकिंग और टेस्ट क्या हो जाएगा, इनका अपोजिट हो जाएगा। लाइकिंग मतलब वो चीज़ हमें पसंद है, टेस्ट का मतलब हमें वो चीज़ पसंद है, उसमें हमें रुचि है। ठीक है, तो इन सब के साथ जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो प्रीपोजिशन क्या लगेगा, फॉर। तो देखो लिखा है, आई हैव नो टेस्ट डैश मॉडर्न सॉन्ग्स। आजकल के जो गाने हैं उनमें मुझे कोई रुचि नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, वो बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगते हैं। तो आई हैव नो टेस्ट फॉर। अच्छा, टेस्ट की जगह लिखा होता आई हैव नो लाइकिंग, तब भी फॉर लगता। आई हैव डिसलाइकिंग तो भी फॉर लगता। आई हैव हेट्रेड तब भी फॉर लगता। ठीक है, अब आ जाओ 21 पे। तो 21 में क्या है, अवर्जन है। अच्छा, अवर्जन और डिसलाइकिंग दोनों चीज़ें हैं। एक डिसलाइकिंग, अवर्जन को अगर पूछ लिया जाए इसका साइनोनियम कोई बताओ तो वो डिसलाइकिंग हो जाएगा। डिसलाइकिंग माने कोई चीज़ हमें पसंद नहीं, अवर्जन का मतलब भी हमें कोई चीज़ पसंद नहीं, हम जिससे दूर भागते हैं, तो ये हो गया अवर्जन। लेकिन अवर्जन के साथ फॉर नहीं लगेगा, अवर्जन के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। बस ये ध्यान रखना, इस बार नापसंद वाले में क्या लगा, अवर्जन के साथ टू लगा और डिसलाइकिंग के साथ फॉर लगा। अब ये है कि सी हैज डेवलप्ड अ डीप अवर्जन, उसके अंदर एक बहुत गहरी घृणा, बहुत गहरी नापसंदगी डेवलप हो गई है। किसके प्रति, द पीपल हु टेल अ लाई टू जस्ट फ्लैटर अदर्स। वो लोग जो दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों की खुशामद करने के लिए झूठ बोला करते हैं, उनके प्रति उसके मन में बहुत ज़्यादा अवर्जन डेवलप हो गया है। तो अवर्जन के साथ क्या लगाओगे, टू लगाओगे। जिस चीज़ के प्रति अरुचि या अनिच्छा डेवलप हो जाती है, नापसंदगी, नफरत पैदा हो जाती है, तो अगर उसके लिए अवर्जन लगाओगे तो टू लगाओगे, डिसलाइकिंग, हेट्रेड लगाओगे तो फॉर लगाना। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। आगे आ जाओ 22 पे। ठीक, 22 में देखो, लाफ अच्छी बात है, हंसना बढ़िया बात होती है, लेकिन हंसी उड़ाना खराब बात होती है। ठीक है, तो ये लाफ के साथ जब एट लगाओगे तो ये हंसी उड़ाना हो जाता है, हंसना नहीं। हंसना इज मतलब ये जो लाफ है दैट इज गुड एक्टिविटी, बट अगर लाफ ऐड कर रहे हो किसी पर तो दिस इज बैड एक्टिविटी, तो ये बुरी बात हो जाती है, किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। लाफ,
और स्नीयर का मतलब भी होता है किसी का मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। जियर का मतलब भी होता है किसी का उपहास करना। डिराइड का मतलब भी किसी का उपहास करना होता है। मोक का मतलब भी होता है किसी का उपहास करना। ये डिराइड 2 बार हो गया है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी का उपहास करना, किसी का मजाक बनाना। तो इन सब के साथ क्या लगेगा, एक ही प्रीपोजिशन लगता है और वो क्या है, एट। अब किसी का आप मजाक उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं, जितने भी कोई भी वर्ड अगर आप लगा रहे हैं मजाक उड़ाने या खिल्ली उड़ाने के लिए, तो सबके साथ क्या लगाइएगा, एट लगाइएगा। तो यहाँ देखो एग्जाम्पल में, यू मस्ट नॉट लॉफ डैश द पीपल हु आर बिलो यू इन योर स्टेटस। तो स्टेटस में अगर कोई तुमसे नीचे है, जैसे तुम मान लो बड़ी कार से चलते हो, कोई स्कूटर से चलता है, तो डोंट लाफ एट हिम, उसकी आप खिल्ली ना उड़ाओ, उसका मजाक ना उड़ाओ, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, मजाक उड़ाने के लिए आप क्या लगाओगे, एट लगाओगे। और इसके लिए कितने वर्ड और आगे, लॉफ, जियर, स्नीयर, डिराइड, मोक, ये सब तमाम उसके सिनोनियम हो जाएंगे। साथ में सिनोनियम भी देखते चलना, आपका 2 काम, एक पंथ 2 काज हो रहा है, ठीक। अच्छा, अभी आपको बताया मैंने कि लॉफ के साथ जब हम एट लगाते हैं तो किसी का मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है ना। लॉफ एट मतलब किसी का मजाक उड़ाना। लेकिन स्माइल के साथ अगर आप एट लगाते हो तो इसका मतलब होता है प्रसन्नता या खुशी जाहिर करना। क्या होता है, प्रसन्नता या खुशी जाहिर करना। तो इन द पार्टी आई नोटिस दैट शी वाज स्माइलिंग डैश हर हस्बैंड। मैंने देखा कि पार्टी में वो अपने हस्बैंड को देखकर मुस्करा रही थी। तो ऐसे में क्या लगाओगे, यहाँ भी आप एट लगाओगे, ठीक, यहाँ भी एट लगाओगे, लेकिन स्माइल एट का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता दिखाना। और लाफ एट अगर यहीं लिख देते इन द पार्टी शी वाज लाफिंग एट हर हस्बैंड, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता। मतलब पार्टी में अपने हस्बैंड का मजाक उड़ा रही थी, तो लाफ एट ये नहीं होगा, स्माइलिंग एट होगा। उसको देख के खुश थी, मजा उसको खुशी जाहिर कर रही थी। और अगर स्माइल के साथ आन लगा, मैं यहीं पे बता दूं, ये भी स्माइल आन समबडी अगर लिखा होता है तो ये तो होता बड़ी मुश्किल से है, पर हो गया तो जिंदगी चमक जाएगी। लक स्माइल आन, ये किसके लिए यूज किया जाता है, लक के लिए या फिर फेट के लिए यूज किया जाता है। किस्मत जब मुस्कुराती है, किस्मत जब साथ देती है, तुम्हारा भाग्य चमकता है, तो स्माइल के साथ क्या लगेगा, ऑन लगेगा। ध्यान रखना, स्माइल के साथ 2 प्रीपोजिशन लगे, कौन कौन सा, एक स्माइल के साथ एट लगा और दूसरा स्माइल के साथ आन लगा। कंडीशंस डिफर, स्माइल के साथ आन लगा, स्माइल के साथ एट लगा। आप किसी को देख रहे हो, खुशी जाहिर कर रहे हो, मुस्कुरा के, पॉजिटिव वाली हंसी है, तो क्या होगा, स्माइल एट समबडी। और स्माइल ऑन, केवल ये किस्मत ही है जो किसी पर मुस्कुराती है, इसी की ज़रूरत है यार, कोई ये करे ना करे, ये हो जाए एक बार, ज़िंदगी चमक जाएगी, ठीक है। अब आगे आ जाओ 24 पे। 24 में क्या है, वही वाला लक या फेट, स्माइल्स ऑन समबडी, तो मतलब किस्मत मेहरबान हो जाएगी। डोंट बी सैड, दुखी मत हो, आई एम श्योर दैट वन डे योर लक आल्सो विल स्माइल एज यू, तो क्या लगाओगे, ऑन। लक या फेट के लिए अगर स्माइल करोगे तो क्या होगा, ऑन लगेगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे। 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 35 मैंने रखा है इस सेशन में। तो यहाँ पर देखो एक साथ बहुत सारे वर्ड आ गए हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, ये आपके साइनोनियम के भी काम कर जाएंगे, एंटोनियम के भी काम कर जाएंगे। बेनिफिशियल का मतलब कोई चीज़ जो हमें फ़ायदा पहुँचाती है। कंड्यूसिव मतलब भी होती है जो लाभदायक होती है। प्रॉफिटेबल मतलब होती है लाभप्रद, या ल्यूक्रेटिव क्या होती है, वो भी लाभप्रद होती है। तो ये सब क्या हो गए, लाभप्रद हो गए। और ये दिखा हार्मफुल नुकसानदायक, इंजरियस नुकसानदायक, डेट्रीमेंटल नुकसानदायक, परनिशियस नुकसानदायक, ये हो गया लाभदायक, ये हो गया नुकसानदायक। और दोनों के साथ प्रीपोजिशन क्या लगा, टू। अब एकदम गांठ बांध लो, चाहे कोई वर्ड लाभदायक का हो, चाहे कोई वर्ड नुकसानदायक का हो, फायदेमंद, नुकसानदायक, लाभदायक, हानिकारक, दोनों कंडीशन में हमें क्या लगाना है, टू लगाना है, ठीक। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल में, डेली मॉर्निंग वॉक ऑफ एटलीस्ट 1 आवर, 1 घंटे की डेली मॉर्निंग वॉक क्या है, इज वेरी मच बेनिफिशियल डैश द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज, तो क्या लगाओगे, टू। अगर कोई चीज़ फायदेमंद है तो टू लगाओ, हानिकारक है तो भी टू लगाओ, कोई भी वर्ड यूज किया गया हो। अब ये वर्ड देखो, कॉन्टिन्यूअस वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, लगातार कई घंटे तक काम करना, विदाउट टेकिंग प्रॉपर ब्रेक, बिना बीच में ब्रेक लिए लगातार आप कई घंटे तक काम कर रहे हो, तो इज हार्मफुल डैश योर हेल्थ, तो ये आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, क्या लगाओ, टू लगाओ, ठीक। नुकसानदायक के लिए कुछ भी लगा हो, चाहे जो वर्ड लगा हो, ठीक। कितने वर्ड देखो यहाँ पे दिए हैं, हार्मफुल नुकसानदायक, इंजरियस नुकसानदायक, डेट्रीमेंटल नुकसानदायक, परनिशियस नुकसानदायक, ये देखो सबके सब साइनोनियम हो गए। और ऊपर सब क्या हुआ, इनका एंटोनियम दिया हुआ है, ऊपर वाले का एंटोनियम नीचे, नीचे वाले का एंटोनियम
ऊपर, और बगल में क्या है, बगल में सब सिनोनियम है एक दूसरे के, तो नोट कर लेना भैया, उसको भी काम आएगा, सिनोनियम एंटोनियम में भी काम आ जाएगा। अब आ जाओ 26 में, देखो सकम्ब। सकम्ब का मतलब होता है किसी के आगे घुटने टेक देना, सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना। यील्ड का मतलब भी वही होता है, किसी के आगे घुटने टेक दिया, सरेंडर कर दिया। स्टूप मतलब झुक जाना। सारे वर्ड एक दूसरे के सिनोनियम भी हो सकते हैं। सकम्ब है, यील्ड है, सरेंडर है, स्टूप है। और यील्ड अगर नाउन होता है तो ये उपज के लिए भी लगता है, यील्ड ऑफ एग्रीकल्चर मतलब उपज हो जाएगा। लेकिन वर्ब होगी तो सरेंडर करने के लिए लगेगा। तो अगर आप सरेंडर कर रहे हैं, चाहे जो वर्ड लगाओ सरेंडर के लिए, तो क्या लगेगा वर्ड, preposition to. The terrorists surrendered dash the armed forces after they were seized all from all round. चारों ओर से जब घेर लिया गया तो आतंकवादियों ने अधिकारी के सामने सरेंडर कर दिया। तो क्या लगाओगे, टू लगाओगे। और यहाँ लालच बड़ी तगड़ी दी गई है। सरेंडर के बाद ये बिफोर भी दिया गया है, विद भी दिया है, बाय भी दिया है, तो ये कोई नहीं लगेगा। क्या लगेगा, फिक्स है कि इसके साथ टू ही लगाना है। ठीक, वहाँ अंदाजा मत लगाना पढ़ के कि ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब आगे आ जाओ 27 में, स्टिक या क्लिंग। स्टिक मतलब क्या हुआ, हम जो बात एक बार कह चुके हैं उसी पर अड़े हैं, टिके हैं। या क्लिंग का मतलब भी यही होता है। तो यहाँ लिखा है कि शी वाज स्टिकिंग डैश हर डिसीजन, वो अपने डिसीजन पर अड़ी हुई थी, अपने डिसीजन पर टिकी हुई थी। तो स्टिकिंग के साथ क्या लगा दो, फिक्स है, टू लगाओ हमेशा के लिए। ठीक है, शी वाज स्टिकिंग टू हर डिसीजन। अब आ गए 28 में। ठीक, 28 में क्या है, लिव। लिव का मतलब जीवन निर्वाह करना, फीड का मतलब होता है भोजन प्राप्त करना, और ड्वेल का मतलब रहना, कहीं निवास करना, डाइन का मतलब होता है खाना खाना। ये सब खाने या रहने के लिए हैं। तो ये वर्ड एक्चुअली जीवन निर्वाह के लिए यूज किया गया। तो जिस चीज़ पर आपका जीवन निर्वाह होता है उसके लिए क्या करेंगे, ऑन, अपान। ठीक है, आप मिठाई खाकर जीवन जी रहे हैं तो क्या होगा, यू लिव ऑन स्वीट। ठीक है, अगर आप केवल फल खा के जी रहे हैं तो क्या करेंगे, यू लिव ऑन फ्रूट्स, यू फीड ऑन फ्रूट्स, यू ड्वेल ऑन फ्रूट्स, यू डाइन ऑन फ्रूट्स। आप जो खा के जीवित रह रहे हैं उसके लिए क्या लगाओगे, ऑन यूज कर दोगे। ठीक है, गाय घास खाकर जिंदा रहती है तो लिव, फीड और ड्वेल, डाइन सबके साथ क्या लगा दो, ऑन ग्रास लगा दो। अब नीचे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखो, लिखा मेनी पीपुल इन दिस मेट्रोपॉलिटन सिटीज। इस मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जो भी दुनिया के मेट्रो सिटीज़ हैं, महानगर पालिकाएँ हैं, उनमें बहुत सारे लोग डैश द लेफ्ट ओवर विच अदर पीपल हैव थ्रोन आउट। तो अब यहाँ लेफ्ट ओवर का मतलब होता है ना जूठन। जूठन का मतलब क्या हुआ, जो लोग खाना फेंक देते हैं उसको कहा जाता है। घर से लोग खाना बाहर फेंक देते हैं, जूठन। तो देखा है मैंने यहाँ शहरों में, तो जो लोग घर से कूड़ा बाहर फेंक देते हैं, खाना कूड़े में फेंक देते हैं, बहुत से लोग वही उठा के ले जाते हैं, खाते हैं, उसी पर उनका जीवन चलता है। तो थोड़ा मतलब पैथेटिक हो गया सेंटेंस, थोड़ा दर्दनाक हो गया, कोई बात नहीं है। देख रहा हूँ कि आप लोगों में सारे इमोशंस जिंदा हैं, इंसानियत बची है या नहीं बची है। तो अब देखो यहाँ क्या लगोगे, ऑन, लिव ऑन या लिव अपान। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो जो चीज़ खाकर आपका जीवन निर्वाह होता है उसके लिए लिव ऑन या लिव अपान यूज करोगे। 28 हो गया। अब आ जाओ 29 में। देखो 29 में क्या कह रहा है सेंटेंस, पहले ये पढ़ो, फेमस, नोन और नोटोरियस। तो ये वर्ड तो है लेकिन इसमें एक अपोजिट है। फेमस का मतलब क्या हुआ, प्रसिद्ध, और नोन का मतलब हो गया प्रसिद्ध। ये दोनों क्या हो गए, साइनोनियम हो गए। फेमस मतलब प्रसिद्ध और नोन माने प्रसिद्ध। लेकिन ये जो नोटोरियस है, प्रसिद्ध ये भी है लेकिन बुरे कामों के लिए। इसके लिए क्या है आप लगाओगे, कुख्यात। जाना इसको भी दूर दूर तक जाता है लेकिन ये कुख्यात हैं। और फेमस और नोन जो होते हैं ये विख्यात होते हैं। विख्यात कुख्यात में क्या अंतर होगा, ये बुरे कामों के लिए होता है, अच्छे कामों के लिए होता है, बस इतना फर्क होगा। लेकिन प्रीपोजिशन दोनों के लिए क्या लगेगा, फॉर। चाहे फेमस हो, चाहे नोन हो, चाहे पॉपुलर हो, चाहे नोटोरियस हो, क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। तो कोलकाता इज फेमस डैश इट्स टॉल बिल्डिंग्स, तो क्या लगाओगे, फेमस फॉर इट्स टॉल बिल्डिंग्स, ये लगा आपका। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 में क्या लगा है, आरोप लगाना किसका। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वाले प्रीपोजिशंस हैं, ध्यान रखना। किसी पर आरोप लगाने के लिए मैंने आपको 3 चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये है अक्यूज, अलीग, कन्विक्ट। मतलब ये होता है हम किसी पर आरोप लगाते हैं। आपने सुना होगा एलिगेशन। एलिगेशन मतलब किसी पे आरोप लगा है। कन्विक्शन जिसके ऊपर जो आरोप चल रहा है। अक्यूज हो गया आरोपी, ठीक है। तो ये अक्यूज, अलीग और कन्विक्ट हैं। अब इसको पहले देख लेना, क्वेश्चन बाद में करेंगे। अक्यूज है, अलीग है और कन्विक्ट है, इन सब के साथ क्या लगाते हैं हम,
ऑफ लगाते हैं। ठीक, अब इसके बाद वाला भी लगे हाथ देख ही लो। ब्लेम अगर हुआ है, किसी के ऊपर हम ब्लेम करते हैं, देखो ब्लेम मतलब ही आरोप लगाना होता है, लेकिन ब्लेम के साथ की यूज किया गया है फार। तो अब जरा देखना, एक्यूज के साथ क्या लगा है, ऑफ लगा है, और ब्लेम के साथ क्या लगा है, देखो ना, ब्लेम के साथ फार लगाना है। किसी को ब्लेम करोगे तो फार लगाओगे, एक्यूज करोगे तो ऑफ लगाओगे। और चार्ज अगर करते हो किसी को, देखना तीन चीजें, चार्ज का मतलब होता है किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना, तो चार्ज के साथ क्या लगाओगे, विद। तीनों देखो, चार्ज के साथ विद, और अक्यूज के साथ ऑफ, और ब्लेम के साथ फार। अब नोट करो इसको, ठीक है, तीनों एक साथ ये रहे आपके। चार्ज किसी के खिलाफ कोई लिया तो विद, अक्यूज किया तो ऑफ, और ब्लेम किया तो फॉर। अब एक एक करके यहाँ से आओ समझ लो। ये रहा आपका पहला, तो अक्यूज अली कन्विक्ट, इन तीनों के लिए क्या लगाना है, ऑफ। तो सी अक्यूज मी डैश लीकिंग द सीक्रेट फ्रॉम द ऑफिस, उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैं ऑफिस से सीक्रेट लीक करता हूँ। तो अक्यूज लगा, तो अक्यूज के साथ क्या लगाओगे, ऑफ लगाओगे। ये रहा आपका सेंटेंस। अगले वाले में देखो सेम सेंटेंस होगा, बस वर्ड बदल दिया होगा। ब्लेम के साथ क्या लगाना है, फार। तो सी ब्लेम्ड मी डैश लीकिंग द सीक्रेट फ्रॉम द ऑफिस, वही सेंटेंस दे दिया जहाँ क्या कर दिया, ब्लेम्ड। तो ब्लेम कर दोगे तो क्या लगेगा, फार लगेगा। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब अगला वाला जो है वो चार्ज के है। चार्ज में देखो क्या लगा, तो चार्ज क्या हो, किसी के खिलाफ कोई चार्ज लाते हो तो क्या लगेगा, विद लगेगा। सी चार्ज मी डैश लीकिंग द सीक्रेट, अब फिर सेम सेंटेंस वही है, तो यहाँ क्या लगेगा, विद। सेम सेंटेंस है, अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन, इस तरह से बदलता है। तो अब आप इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब आगे बढ़ो 33 में। 33 में क्या है, आदतों से रिलेटेड है। हैबिचुएटेड मतलब आदत पड़ जाना, कस्टम्ड मतलब आदत पड़ जाना, एडिक्टेड ये भी आदत है लेकिन नशे की है, गिवन आदत है, टेकन टू आदत है। तो ये सब के सब आदत के लिए लगे हैं, और इनके साथ प्रीपोजिशन क्या लगाओगे आप, टू लगाओगे। एग्जाम्पल देखो, माई ग्रैंडफादर वाज अकस्टम्ड एज गेटिंग अप बिफोर 5 AM एंड गोइंग टू मार्केट। ओए होए गलती हो गई, गोइंग टू वॉक लगा दो यहाँ पे ना, गोइंग फॉर अ वॉक या गोइंग टू वॉक ये लगाओ। 5 बजे सुबह कौन मार्केट जाता है जी, ठीक है। तो चलो अच्छा, तो अकस्टम्ड के साथ क्या लगाओगे, टू लगाओगे। और ये आदत में मार्केट का वर्ड गलत हो गया, 5 बजे उठी कोई मार्केट नहीं जाता है। तो गेटिंग एट 5 AM एंड गोइंग फॉर अ वॉक, यहाँ क्या कर दो, गोइंग फॉर अ वॉक। मैं आप लोगों को जो PDF दूंगा इसमें सही कर दूंगा, गोइंग फॉर अ वॉक कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब कोई भी वर्ड यहाँ पे लगा होता, जैसे मान लो यहाँ अकस्टम्ड की जगह पे हैबिचुएटेड लगा होता, एडिक्टेड नहीं होगा, ये गिवन और टेकन लगा होता तो तब भी टू लगता। और एडिक्टेड कब लगता, अगर लगा होता तंबाकू वम्बाकू खाने की या हुक्का उक्का पीने की आदत होती, तब बात दूसरी हो जाती। अब आ जाओ 34 में, ठीक है। 34 में क्या है, प्रिवेंट मतलब किसी को कोई काम करने से रोकना, प्रोहिबिट मतलब किसी को कोई काम करने से रोकना, रिफ्रेन मतलब रोकना, डिबार माने रोकना, एब्सटेन माने रोकना, डिसुएड माने रोकना। तो ये सब के सब क्या हो गए, एक दूसरे के साइनोनियम है। साइनोनियम और सबका एक ही मतलब है, क्या होता, किसी को कोई काम करने से रोकना। इसके अलावा भी एक दो और है, जिसमें एक आएगा फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना, ठीक है, ये आएगा। लेकिन इसके साथ ये फ्रॉम नहीं आएगा, वो अलग हो जाएगा, उसको मैंने नीचे आपको बता रखा है, पहले ये देख लो एक बार फिर से। प्रिवेंट माने किसी को कोई काम करने से रोकना, प्रोहिबिट माने, रिफ्रेन माने, डिबार माने, एब्सटेन मतलब डिसुएड, सबका मतलब वही होता है। इन सबके साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, फ्रॉम। अब यहाँ आ जाओ, द वॉचमैन प्रोहिबिटेड मी डैश एंटरिंग द हॉल विदाउट परमिशन ऑफ द मैनेजर, तो उसने मुझे मैनेजर की परमिशन के बिना अंदर जाने से रोक दिया। तो क्या लगा दोगे, फ्रॉम लगा दो, ठीक, जाहिर सी बात है, लग गया फ्रॉम यहाँ पे, क्लियर। तो ये लग गया। अब एक आखिरी क्वेश्चन और कर लो आज का, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 35, और इसी के साथ ये सेशन समाप्त हो जाएगा। परसुएड और फॉरबिड, परसुएड का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए राजी करना, और फॉरबिड का मतलब उसको उस काम करने से रोकना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। और परसुएड और फॉरबिड के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, टू लगेगा। अब आ जाओ यहाँ सेंटेंस पढ़ो, देखो सेंटेंस क्या कह रहा है कि शी परसुएडेड मी डैश इन्वेस्ट माई सेविंग्स इन म्यूचुअल फंड। तो सी परसुएडेड मी टू इन्वेस्ट, परसुएड करोगे, राजी करोगे, मनाओगे किसी को तो टू लगाओगे, और आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ऐसे प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन देखे हैं जो कई वर्ड्स के साथ एक साथ लगते हैं, कई वर्ड्स के साथ इकट्ठा लगते हैं। तो इस बार मैंने क्या किया,
इन सारे वर्ड्स को अलग अलग पढ़ाता तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाती। तो ये तो कहो कि शार्ट हो गया है, बहुत कम हो गया है, नहीं तो ये फिक्स प्रीपोजिशन का सेशन 15 सेशन चला जाता। ठीक है, और आपके साथ कई काम भी बन गए, आपको मतलब क्या कहते हैं, सिनोनिम भी मिल गया और एक जैसा इकट्ठा मिल गया, तो आसानी ज़्यादा हो जाती, थोड़ी सुविधा हो जाती है। और टीचर का काम क्या है कि बच्चों के लिए सुविधा पैदा करना, वही करने की कोशिश करता हूँ। और अपने काम में, अपनी कोशिश में कितना सफल होता हूँ ये तो आप लोग बताएंगे ना मुझे। तो ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को 35 क्वेश्चंस का? इसका एक सेशन और मिलेगा आपको, ये 5 है, और इसका सेशन 6 भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और हो सकता है कुछ बचा रहेगा तो सेशन 7 भी मैं बना दूंगा, उसमें कुछ फ्रेजेस हैं उन्हीं को बनाना है, लेकिन वो छोटा सा सेशन होगा। ठीक है, तो ये 5 सेशन अभी तक हम लोगों के फिक्स प्रीपोजिशन के कंप्लीट हो चुके हैं। सेशन कैसा लगा आप लोगों को? इससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? फ़ायदा तो देखो जाहिर सी बात है, प्रीवियस पेपर से छांटा हुआ है, फ़ायदा नहीं मिल रहा है ये आप कहने की तो आपकी मतलब औकात नहीं बोलूँगा, गलत वर्ड है, लेकिन ये कहने की आप लोगों की हिम्मत नहीं है कि आप ये कहेंगे कि हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। फ़ायदा नहीं मिल रहा है इसका मतलब आपको पेपर के बारे में जानकारी ही नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हाँ, मतलब ये सुविधा कितनी हो रही है और कितना आपका टाइम बच रहा है, इससे कितना आसान हो जा रहा है आपके लिए, वो आप हमको बताइए। अगर उसमें आपको हेल्प मिल रही हो तो फिर मेरा बनाना सफल हो जाएगा। तो ठीक है, ये वाला सेशन यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग 6 वाले सेशन में कल के दिन। तब तक पढ़ाई लिखाई करते रहिए, ध्यान रखिए सेहत का भी। डेंगू वेंगू का टाइम है, लेकिन पढ़ाई करते रहो बच्चा, उससे आगे और कोई चीज़ नहीं है। कैरियर जब तक हाथ में कैरियर आ नहीं जाता तब तक कोई छुट्टी नहीं, और कोई बीमार होने की फुर्सत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।